Very good morning, dear students. I'm your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I'm going to elaborate a poem which is taken from your Beehive book. And this one is a textbook in English for class 9th student. Name of the poem is Wind. This one is a Tamil poem written by Subramanya Bharati. And in English, this one is translated by A.K. Ramanujam. यह जो पोएम है यह तमिल पोएम है और इसे सुब्रमण्य भारती ने लिखा है और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ए.के. रामानुजम ने किया है. सो बिफोर गोइंग इनटू द एलैबोरेशन वी नीड टू नो सम शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पोएम. एज वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फेनोमेना एंड इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द विंड. He described about the power of wind. That's why he considered the wind as a destructor. And in this way, he is going to correlate the destructive power of wind to the adversities or challenges of life. How? In this way, the weak people who is going to face the challenges, adversities in his life, they are easily break down. They are fall down. But those who are stronger, they emerged out from those adversities of life. So in this poem, the poet gave us an important message that we should be mentally tough, physically strong, by which we can accept such kinds of challenges and able to survive from those hardships of life. इस पोएम में विंड को एक डिस्ट्रक्टिव के रूप में कंसीडर किया गया है एज ए डिस्ट्रक्टर. और उन्होंने पोएट ने विंड के डिस्ट्रक्टिव मोड को, डिस्ट्रक्टिव पावर को लाइफ से मीन्स ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है. उन्होंने कहा है कि लाइफ में जब चैलेंजेज आते हैं, टफ सिचुएशन आता है, टफ टाइमिंग आता है, उस समय में जो कमजोर होते हैं, जो मेंटली वीक हुए, फिजिकली वीक हुए, वो अपने आप को हारा हुआ एक्सेप्ट कर लेते हैं. और जो हारा हुआ एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे आर इजिली क्रस्ड आउट. उन्हें आसानी से कुचल दिया जाता है. लेकिन जो मजबूत होते हैं वह उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद ही वह और ज़्यादा स्ट्रांग होके इमर्ज होते हैं. इसलिए इस पोएम में एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो दिया गया, जो हम लोगों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि हम उस चैलेंजेज को, उस कठिनाइयों का, मीन्स वो जिंदगी की कठिनाइयों का हम लोग सामना कर सकें. सो व्हाट वी नीड टू बी मेक आवर सेल्फ मच मोर कंस्ट्रक्टिव बाय विच वी कैन एक्सेप्ट दो चैलेंजेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम. विंड कम सॉफ्टली. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Shutters means a wooden cover on the outside of a window. खिड़की के बाहर का जो वुडन कवर होता है, इसे शटर्स कहा जाता है. Scatter means throw something in different directions. किसी भी चीज को अलग अलग दिशाओं में फेंकना scatter कहा जाता है. So here poet says, हवा सॉफ्टली आओ, जेंटली आओ, आराम से आओ. खिड़की के दरवाजे को मत तोड़ो. पेपर्स को यहाँ वहाँ मत फेंको, मत फैलाओ. और बुक्स जो शेल्फ पर रखे हुए हैं उसको मत गिराओ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Weakling means those who are physically weak.
पोकिंग मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी चीज का मजाक उड़ाना। टोड मीन्स फाड़ना। तो यहां पर पोएट कहते हैं देखो तुमने क्या किया है, तुमने सारी चीजों को नीचे गिरा दिया है, तुमने किताब के पेजों को भी फाड़ दिया है और तुम फिर से बारिश ले आए हो। तुम बहुत चालाक हो कमजोरों का मजाक उड़ाने के लिए। From the initial part of this poem, the poet is going to compare the wind as a young child, a small child. विंड को क्या किया गया है, एक यंग चाइल्ड के रूप में, एक छोटे से चाइल्ड के रूप में कंपेयर किया गया है। एंड ऑन द अदर पार्ट मीन्स ऑन द लेटर पार्ट, विंड इज बीइंग कंपेयर्ड एज अ यूथ। सो व्हाट द पोएट वुड लाइक टू कन्वे, दोज who are physically weak, mentally weak. For an example, small plants, small children, small things, they all are get scared very easily. They can even fall down, get hurt. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Frail means कमजोर, crumbling means टूटना, टू ब्रेक। राफ्टर्स मीन्स स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। नॉर्मली यू विल फाइंड सच काइंड्स ऑफ थिंग इन योर विलेज। जहां पर घर क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वहां पर जो पुराने टाइप के घर होते हैं उसके छत को सपोर्ट करने के लिए एक बीम का यूज किया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, राफ्टर कहा जाता है। कमजोर घर जो होते हैं वह टूट जाते हैं, कमजोर दरवाजे टूट जाते हैं, कमजोर राफ्टर टूट जाते हैं, कमजोर लकड़ी टूट जाती है, कमजोर शरीर टूट जाता है, कमजोर जिंदगियां टूट जाती है और कमजोर दिल भी टूट जाता है। मीन्स एवरीथिंग दैट इज वीक दे रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन और ब्रेकिंग। मीन्स वेन एवर दे फेस द एडवर्सिटीज और चैलेंजेस ऑफ लाइफ दे कैन इजली फेल डाउन, दे कैन इजली ब्रेक्स डाउन। जो कमजोर होते हैं वह जिंदगी की कठिनाइयों का जब भी सामना करते हैं वह क्या होते हैं, बहुत आसानी से गिर जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। हियर द पोएट एड्रेस्ड द विंड एज गॉड। विंड को गॉड कहा गया है। विनोज मीन्स टू ब्लो द चेफ फ्रॉम ग्रेन बिफोर इट कैन बी यूज्ड as food. So this one was a old process by which we were separating the grain from their husk by blowing on it. यह क्या होता था, एक बहुत पुराना प्रोसेस होता था जिसके थ्रू गेहूं के दाने और गेहूं के छिलके को अलग किया जाता था। गेहूं का दाना नीचे गिर जाता था क्योंकि वह भारी होता था, लेकिन गेहूं का जो छिलका होता था, जो डस्ट होते हैं, वो काफ़ी हल्के होते हैं, वह हवा के साथ ब्लो कर जाते थे। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि विंड गॉड क्या करते थे, गेहूं के दाने और गेहूं के हस्क को दोनों को क्या किया जाता था, अलग कर दिया जाता था। और जो हल्के जो उड़ जाते थे मीन्स हस्क और चेफ, वह क्या होते थे, वे सारे के सारे क्रश कर दिए जाते थे, वे सारे बर्बाद हो जाते थे। मीन्स हियर द पोएट क्रिएट्स अ कंपेरिजन इन बिटवीन व्हीट एंड पीपल। यहाँ पर पोएट गेहूं के दाने और लोगों के बीच में एक कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स दोज पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, मीन्स दे आर फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग, दे कैन रिएक्ट द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे, दे कंसिडर द सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे। बट दोज पीपल हु आर मेंटली वीक, फिजिकली वीक, they can react the situation in a different way. They can easily left out the situation. They are not in a position to face the challenges. ठीक उसी तरह जैसा एक गेहूं का दाना को अलग अलग किया जाता था, गेहूं के दाना को छिलके के साथ, ठीक उसी तरह लोग भी होते हैं। लोग क्या होते हैं, जो कमजोर होते हैं वह आसानी से सिचुएशन को क्या कर देते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वह किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं।
He won't do what you tell him, so come let's build strong homes. Let's join the door firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Steadfast means staying the same for a long time, means अटल होना, unmoved. Here he refers to the wind. ही यहाँ पर विंड को कहा गया है. तो जैसा तुम कहोगे वैसा वह नहीं करेंगे, मीन्स विंड वैसा नहीं करेगी. इसलिए आओ हम लोग मजबूत घर बनाएं, अपने दरवाजे को मजबूती से जोड़ें और साथ में क्या करें, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं, अपने दिल को भी क्या करें, मजबूत करें. बाय विच वी आर इन अ कंडीशन टू फेस द एनी काइंड्स ऑफ चैलेंजेज. इसलिए हम लोगों को अपने दिल को भी मजबूत बनाना होगा, अपने शरीर को भी मजबूत बनाना होगा, जिससे कि हवा अगर आए तो वह घर को ना तोड़ पाए, वह दरवाजे को ना तोड़ पाए, हमारे शरीर को झकझोर ना सके. ठीक वैसा ही कंपेयर यहाँ पे कहा गया कि ज़िंदगी में, आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो अपने दिल को, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाओ बाय विच कि आप उस सिचुएशन को, उस टफ सर्कमस्टांसेस को इजीली फेस कर सको. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Roar means गर्जना करना. Flourish means grow, फैलना. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ऐसा करोगे तो विंड क्या होगा, आपका दोस्त हो जाएगा. क्योंकि हवा क्या करती है, जो कमज़ोर आग होती है उसको वह बुझा देती है. जैसे कि आप अगर माचिस की तीली जलाते हैं और हवा अगर बहती हो तो क्या होता है, माचिस की तीली बुझ जाती है. लेकिन जो मजबूत आग होते हैं उसको हवा क्या करती है, और ज़्यादा बढ़ा देती है. वह आग क्या होती है, और ज़्यादा गर्जना करती है, और ज़्यादा फैल जाती है. उसकी दोस्ती क्या है, अच्छी है. और हम लोगों को हर एक दिन, प्रतिदिन, एवरी डे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए. At the end of this poem, we received an important information, important message for our life, that we should not feel bad, not feel shy, even hesitate when we are going to face such kinds of challenges and adversities in our life. We need to be mentally, physically strong. Once we are mentally or physically strong, we can overcome from those challenges. So what we need to be? We need to be live like a friend, just welcoming those challenges. Then after, you will find yourself in a happy position, in a wonderful position when you are going to accept those challenges and overcome from those. Okay? So now we need to understand the poetic devices which is being used in this poem. So let's try to understand the poetic devices which is being used in this poem. So first one is rhyming scene. So you are not going to find any kinds of rhyming scene. So this one is known as free verse. Means जहाँ पे किसी भी तरह का rhyming scene ना हो तो उसे आप क्या कहेंगे, free verse कहेंगे. Next poetic devices which is being used is anaphora. Anaphora, when you are going to use a word at the beginning of the sentences, that one is known as anaphora. So don't is used at the beginning of the sentences. Here you will find you. So this one is your anaphora. Next poetic devices which is being used is personification. What is personification? When you are going to personify any non-human being as a human being. So here wind is personified as a human being. In this line, you are very clever at poking funs at weakling. Here you are is personified, means wind is personified as a human being. Next poetic devices which is being used in this poem
is repetition. Here you will find crumbling, crumbling, crumbling so many times. So this one is your repetition. Okay. Next poetic devices. Alliteration. What is alliteration? When the repetition of a consonant sound in close connection. So here you will find wind, winnows. Okay. Again you will find won't, what. Okay. Now next poetic device is symbolism. What is symbolism? Symbolism means when you are going to refer some other thing. So here wind is a symbol. It refers to the challenges of the life. Okay. Here wind directly refers to the challenges of life, adversities of life. So these are your poetic device which is being used in this poem. Okay. And at the end, if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel. Thanks a lot.